बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। तमाम मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आप सबके साथ एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है और आप लोगों ने मुझे बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के भी ऊपर लाहौर शहर में पॉलिटिक्स करते देखा है। और जो मेरी साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक किरदार अदा करते हुए देखा। पिछले को तकरीबन 3 हफ़्तों से 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहरक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका ख़ुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तज़-बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफ़र और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा कि उसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आइनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के ओहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आइनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें। इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया।
जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो ख़ुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ामत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगा कर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे ये ख़ुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन, 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंडसेट, एक पैगाम दिया जाता रहा, जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतज़ार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जद्दोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जद्दोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मुसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया है। 14 मार्च का इंसिडेंट था ज़मान पार्क का। 24 घंटे मज़ामत होती रही। उसमें बजाय कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ़्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल बम बना के पेट्रोल बम जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ़्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या ज़िम्मेदारी थी? लीडरशिप की ज़िम्मेदारी थी तदब्बुर दिखाना। लीडरशिप की ज़िम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। इमरान खान साहब की ये ज़िम्मेदारी थी, वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते, लेकिन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ़्तार नहीं होना।
अब अगर आप कहने का मकसद ये है कि फिर मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, मुझे कल पकड़ने आ रहे हैं, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। केसेस की जो भी सूरत हाल है, कोर्ट ऑफ लॉ तो मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं। इन्हीं अदालतों में जो बाकी उस वक्त की अपोजिशन थी जब हमारी हुकूमत थी, उन्होंने भी इन्हीं कोर्टों में अपने केसेस का सामना किया ना। उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, जैसा किया वैसा किया कैसे किया, लेकिन सामना तो किया ना। तो आपके पास ये रास्ता था कि आप जब पाकिस्तान है उस पाकिस्तान में आप डंडा उठा लें। मैं तो डंडा उठाने का मुझे तो आपने पैगाम ही नहीं दिया था, मुझे तो आपने ये तरबियत नहीं दी थी। मुझे तो जिस दिन आपने कहा था ISF बनानी है तो आपने कहा था कि उस वक्त, अब मैं नाम नहीं लेता तंजीम का क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत बुरा लगना है, क्योंकि मैं बातें जो कर रहा हूँ वो मैं दिल से कर रहा हूँ और ये मेरे जज्बात हैं, जो मेरी सोच है उसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तो आप कहते थे कि जी वो फ़लानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के अंदर। तो आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी ISF से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई, ये जो 9 मई का जो वाक़या है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करते साथ लोग जो हैं वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। अब लोग जब लिबर्टी जमा हो गए हैं, उससे पहले कितने मुजाहरे आपके कोर कमांडर हाउस के बाहर होते रहे? मेरा ये सवाल है कि उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर कमांडर हाउस के बाहर हुए, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए, कितने मुजाहरे आपके फ़ौजी अमलाक के सामने हुए। लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या ख़ास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत ख़राब थी, जब गिरफ़्तारी हुई मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए। मैं उस वक्त सोया हुआ था दवाई खा के, मैं उस दिन इनके साथ इस्लामाबाद भी नहीं गया, अमूमन मैं साथ जाता था पेशियों में इनके साथ। उसने मुझे इतला दी और जब मैंने ये देखा ये हालात इस सतह के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह पे नहीं गया, मैं इवन फैसलाबाद भी नहीं गया। मेरे हलके में उस वक्त D टाइप पुल के ऊपर एहतजाज हो रहा था, ठीक है, मेरे हलके के लोग वहाँ पर जमा थे, बाकी जगहों पे हो रहा था, लेकिन मैं किसी जगह के ऊपर एहतजाज में नहीं गया। और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था और ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंडसेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ने निकल पड़े। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, 2 मिनट के लिए, कि आप आज अफवाज पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो आपके मुल्क की सिक्योरिटी हॉरिज़ॉन से आप हटा दें और आप देख लें कि भारत जो है वो खूनी दांत निकाल कर बैठा हुआ है, पाकिस्तान को किस दिन वो दबोचे। आज उसकी जुर्रत क्यों नहीं पड़ती? पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का कला कमा किसने किया? हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 5000 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। अब तक हमारे जवान जो है वो दहशत गर्दी में मुल्क को अमन देने के लिए जो हम सब चैन से सोते हैं, वो अफवाज पाकिस्तान की वजह से। मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, इवन आप कोविड देख लें, कोविड-19 देख लें, यार आप ख़ुद तारीफ़ें करते हैं अफवाज पाकिस्तान की कि जो उनका करदार जो बनी हुई थी, नेशनल कमांड सेंटर जो बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि आपको वज़ीर आज़म से हटा दिया गया, आपको हटाए जाने में, आपको बचाने में सपोर्ट नहीं किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप आवाम की सपोर्ट से आए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप जमहूरी लीडर हैं, दूसरी जानिब आपको फिर सपोर्ट भी चाहिए थी। यानी कि एक सियासी लीडर का जो टेस्ट होता है वो उसके इंतखाबात होते हैं, वो उसकी अवाम होती है। और लीडरशिप ने हमेशा, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि उसने विजन देना होता है, उसने सोच देनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था जो वायलेंस का प्रमोटर था, मैंने तो उस इमरान खान को ज्वाइन किया था जिसने हमें कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान,
जिसने हमें जो है वो माशी और माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ, जो सोशल जस्टिस के पीछे जिसने हमें मदीना की रियासत का हमें बताया था। मदीना की रियासत के अंदर लोगों को उकसाया नहीं जाता था कि आप जो है वो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें। वक्ती तौर के ऊपर आपको मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहता है ना, सब्र करें। सब्र भी तो कोई चीज़ है, पेशेंस भी तो कोई चीज़ है, लेकिन सब्र नहीं किया। मुल्क की इकॉनमी आप धरने दें, आप सड़कें ब्लॉक करें, जो मर्ज़ी करें। जब इंस्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की इकॉनमी कोई भी आके बैठ जाए, कोई से बड़ा आप ला के कोई साइंसदान बिठा दें, कोई मईशतदान बिठा दें, कोई बड़े से बड़ा आप सियासतदान ला के बिठा दें, वो मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकते जिस तरह ये काम किया गया। इसके अलावा दो चीज़ें बड़ी और अहम हैं। साइफ़र का मामला, साइफ़र आ गया जी। मुझे आप ये बताएं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो मीटिंग की पहली सदारत जो है वो किसने की? वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के और लोग वफाकी वज़रा उस कमेटी के अंदर बैठे थे। आज उनमें से मेरे ख़्याल में शायद एक आधे के अलावा बाकी सब छोड़ चुके हुए हैं। मेरे ख़्याल में गालबन शायद अपना एक ऐसे वज़ीर हैं जो अभी नहीं छोड़े, उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन उन पर भी मैं आऊँगा, बाद में बात करता हूँ। बाकी सब तो छोड़ गए। शीरी मज़ारी भी थी उसमें, मैं फवाद चौधरी भी उस वक्त बैठे हुए थे, परवेज़ खटक भी बैठे हुए थे, ये सब छोड़ गए। अब उसमें उस वक्त के DGI भी बैठे थे, उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे थे, नेवल चीफ़ भी बैठे थे, एयर चीफ़ भी बैठे थे, सेक्रेटरी खारजा भी बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर भी उस वक्त के मौजूद थे। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफ़र उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, ये इंटरफेरेंस है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उस कमेटी में सब पहलुओं को डिस्कस किया होगा, जिसमें बाद में हमने बयानिया बनाया कि जी फ़लाना जाके फ़लाने सफारतकार को मिल रहा था, फ़लाना सफारतकार फ़लाने को मिल रहा था। लेकिन जब हाईएस्ट फोरम में ये डिसाइड हो गया कि ये इंटरफेरेंस है और हम इसको डिमार्श करेंगे, डिमार्श मतलब कि आप ये देख लें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी एक तजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट हिस्सा हमारा US के साथ हमारी ट्रेड है, हमारे और उनके साथ बहुत सारी ताल्लुकात हैं, ताउन है। उनको जब हम जलसों में लेके जाएंगे, जब उनको TV टॉक शोज़ में लेके जाएंगे, जब बार बार उस मुल्क का नाम हम इस्तेमाल करेंगे अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, तो फिर आपने डिमार्श क्यों करवाया? आप उस वक्त कहते हैं कि जी हमारा इख्तलाफ है, वज़ीर आज़म का इख्तलाफ हो गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ। यानी कि पाकिस्तान ने डिमार्श दफ्तर खारजा में भी किया, पाकिस्तान के यहाँ भी बुला के अमरीकी सफारतकारों को, और वाशिंगटन के अंदर भी किया। 2 जगह डिमार्श हुआ। कभी इतना सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने नहीं दिया। जब रद्द-ए-अमल दे दिया, सब कुछ हो गया, तो बस फिर आप उस मामले को वहाँ पे ख़त्म करें, कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं, इस पे सियासी बयानिया बनाना है। अज़ान हो ले। फ़र्रुख हबीब IPP रहनुमाओं के साथ बैठे हुए हैं और वो PTI में जब थे उस दौरान 9 मई के जो वाक़यात हुए, उससे पहले के जो वाक़यात हुए उससे मुताल्लिक़ बता रहे थे, और PTI चेयरमैन की जो हिकमत अमली थी उससे मुताल्लिक़ भी वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी दिन से 5 महीने से हम घर से अपने बाहर थे, घरों से उन घर वालों से ताल्लुकात उनके नहीं थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इन 5 माह के अंदर उन्होंने कहा कि दिमाग में बहुत सारी सोचें आई और ये हमने सोचा कि सियासत को हम किस तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, हम क्या सियासत कर रहे थे, और ये भी सवालात जहन में आए। फ़र्रुख हबीब ये कह रहे हैं कि ये भी उनके जहन में सवालात आए कि इस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तो हमने ये काम शुरू नहीं किया था, हमने पाकिस्तान को बनाने के लिए सियासत पर कदम रखा था। उन्होंने कहा कि हमने तो ये चाहा था कि कायद आज़म का पाकिस्तान बने, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ, 9 मई से पहले के भी वाक़यात और उसके बाद के भी वाक़यात हुए। कह रहे थे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जज्बात आपके जो हैं हालात व वाक़यात की तनाजुर में आप इस तरह के कदम उठाते हैं जो आपके लिए मुश्किल सूरत हाल कर दें। एक बार फिर सुनते हैं वो क्या अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से जब मालूम है कि मसलन आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म को तो अदराक होता है, इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ से मुतल्लिक़ अदराक होता है,
वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर आपको उसकी इकनॉमिक सिचुएशन का भी ये पता है, आपको ये भी पता है कि आपको IMF की ज़रूरत है, और वहाँ आप, वो पंजाबी की मिसाल है, तो आप वहाँ पर जो है वो कमज़ोर भी हैं और आप लड़ने भी निकल पड़े हैं। या तो आप इतने तगड़े हो ना कि आप कहें कि जनाब आपके पास कोई $1000 अरब के रिजर्व भी पड़े हैं और आपकी मैशियत भी बड़ी मजबूत है, आप लड़ भी लें। जब आप कमज़ोर हैं, जब आपने पल पल के ऊपर आपको IMF की जो है वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उस वक्त फिर आपको वहाँ भी तदब्बुर और हिकमत से चलना है, वहाँ भी आपको लीडरशिप शो करनी है, जज्बात नहीं शो करने। फिर मुझे ये बताएं, फिर लीडर में और एक आम शहरी में फ़र्क क्या है? लीडर तो वो होता है ना जो एक रास्ता दिखाता है, जो गाइडेंस देता है, जो लीडरशिप शो करता है, जो बाकियों से बेहतर सोचता है, बाकियों से बेहतर क़यादत कर सकता है। जब आप में और नीचे एक आम आदमी के जज्बात में फ़र्क नहीं है, तो फिर आप मुल्क को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, मुल्क को कैसे लीड कर सकते हैं? उसका भी मुल्क को नुकसान हो। फिर तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की जनाब, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे कि जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियाँ ली हुई हैं, आपने पेमेंट करके ली है, जो भी लिया है, वट एवर जो भी आपने किया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मेरा ये सवाल कि इमरान खान जैसे लीडर जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि जी अपने असासे शो करें, जी सबसे पहले वेबसाइट पे असासे डाल दिया, जी नवाज शरीफ ने कितना टैक्स दिया, जी 5000 टैक्स दिया, 0 टैक्स दिया, जी मैंने इतना टैक्स दिया, जी हमें यही सबक सीखते आए ना। इसी वजह से लोग, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ लगी, हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। अब मुझे आप ये बताएं कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मॉरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है PM ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी ये कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है, यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको, उसका दिफा हम कर रहे थे। अल्टीमेटली वो मालूम पड़ा कि फिर ज़ाहिरी बात है, अगर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो शो करने थे उसके मुताबिक आपने उसको मेंशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के अंदर, तो उसका जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज भी बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं इस बात के ऊपर, उनको ये जेब ही नहीं देता था, या वो पहले दिन आके बता देते कि मैंने घड़ियाँ ली हुई हैं या तोशा खाना से मैंने ये चीज़ें ली हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। मैंने उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, वैसे ही बाय द वे मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी ये कोई ऐसा मामला है, तो उन्होंने मुझे चुप करके खामोश हो गए। उन्होंने मुझे इस तरह का इंप्रेशन दिया कि बस कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। उस वक्त मैं वज़ीर था कि वो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होती, तो हमसे ये चीज़ें छुपाई जाती रही, हमें कहा जाता रहा जी ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन। बाद में जब चीज़ें सामने, ये चीज़ें सामने आ गई। अच्छा जी फिर अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला मामला आ गया। अच्छा जी आपने ट्रस्ट बना लिया, जी यार आपने शौकत खानम हॉस्पिटल भी तो बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाता, उसके लिए आपने फंड रेजिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। अगर आपने अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था तो आपने जो है वो, मुझे किसी शख्स से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी को, मैं उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो हुआ यही चीज़ें कोट हो रही हैं ना। जो हाई मॉरल ग्राउंड की बार बार बात होती है, वहाँ पर आपके फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स कहाँ पे चले गए? इसका मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर आप भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आप थे, वो आप उसका बरमला एक्सेप्ट करें, नहीं फिर कहेंगे नहीं जी मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे बुरे हैं। तो इन चीज़ों के जवाबात तो आपको देने हैं, ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाबात भी नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रवान चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपका हाई मॉरल ग्राउंड भी आपके पास मौजूद नहीं है, तीसरी जानिब जो है वो आप मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो आप उनके साथ हेड ऑन, उनको टेक ऑन कर रहे हैं। यार को समझ आती है, को मुल्क का दुश्मन करे, को भारत करे या कोई और करे, तो पता लगता है यार ये हमारे दुश्मन है। अब यहीं पे बैठ के, अब उससे सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। आप यकीनन आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं,
लेकिन ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इसको सोचें ठंडे दिमाग से, कुछ वक्त लें, हक़ाइक़ का जायज़ा लें कि कहाँ कहाँ पे जिन तज़ादात का मैंने ज़िक्र आपके साथ किया है, क्या वो तज़ादात मौजूद हैं या नहीं मौजूद। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप इस पार्टी का साथ दें या आप उस पार्टी का साथ दें या ना दें। आपको मैं जिस पार्टी को आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ उसके बारे में अभी मैं आखिरी 2 मिनट बाद उस पर बात करूँगा, वो मैं पैगाम आपको बाद में दूँगा। लेकिन आप पहले ये तो सोचें भाई कि मुल्क अगर बाहर सड़क पे किसी की गाड़ी जली है तो वो भी किसी की है। मैं आपको कह रहा हूँ ज़मान पार्क के बाहर आपने लोगों का वो ले गए थे मोमेंटम, ये मेरे साथी बैठे हुए हैं बाहर, कि ख़त्म हो गई। मसलन हर चीज़ ख़त्म हो गई, पुलिस की गाड़ी गुजरी है, वहाँ पर वो ऐसे नौजवान खड़े हैं कि वो मेरी बात में नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों गाड़ी तोड़ी है तुमने जाके, ये हमारी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, ये तुमने गाड़ी क्यों जलाई है, क्यों तोड़ी है, जला दी कि जी वो खान साहब पे हमला करने आए थे। यार खान साहब पे हमला करने आए थे को पाकिस्तान का कानून भी तो मौजूद है। अगर खान साहब को पकड़ने आता है तो कल को उसका जायज़ा पाकिस्तान की अदालतों ने लेना है ना। वो लीडर तो कहते हैं अपना जेल हमारा ससुराल होता है, वो जेल में जाके तो लोग लीडर जो हैं वो और बड़े बन जाते हैं। आप कहते हैं खुले दिल से जी मैं ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, अपन मुकदमात का सामना करते हैं। लेकिन आप उस नहज के ऊपर ले गए जहाँ पर आपने लोगों को ये भी बुला दिया कि आप मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ वो हमारी उस नौजवान यूथ के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, अपने मज़दूर है जो अपने बच्चों का रोज़गार लेते हैं, कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ को छोड़ के ऐसे बयानियों के पीछे ना लग जाएं जिससे हम अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ हो जाएं, हम अपने ही इदारों से जो है वो लड़ने निकल पड़े। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसका तो कोई शख्स भी जो है इसमें विनर नहीं है। अल्टीमेटली लूज़र जो है वो फिर हर पाकिस्तानी अल्टीमेटली लूज़र होगा। ये हक़ाइक़ को आप मद्देनज़र रखें, इन हक़ाइक़ को आप इनका जायज़ा लें। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी रूपोश हैं, वो सारे सोच रहे हैं, मैं यह भी आपको बात बताऊँ, वो सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर सोच रहे हैं इस चीज़ को, वो भी इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। लेकिन चूँकि मेरी 16 साल मेरी रफ़ाकत, मेरी तो अपना जो सियासी पैदाइश है वो PTI है, सियासी पैदाइश जो है वो मेरी तो PTI है। लेकिन जब खान साहब अब ख़ुद ही अपने मकसद से हट गए हैं, जब खान साहब ख़ुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फ़राह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान, वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। तो आगे भी आपको अगर आइंदा भी कभी मौका मिला तो फिर उस्मान बुज़दार ही आना है। अगर फिर उस्मान बुज़दार ही आना है जो कि सिर्फ आपका एक हैंड पिक्ड बंदा हो, जिसको आप कहें रात है तो रात है, दिन कहें तो दिन है, और बंदे कोई नहीं काबिल थे। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिशू पेपर की तरह यूज़ करके इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया आप उनको। और यहाँ पर लोग आपकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, वो इश्तिहारी हुए हुए हैं, घरों से भागे हुए हैं। मैं उन लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ जो लोग इस वजह से रुके हुए हैं कि लोग हमें ये कहेंगे कि यार इसने अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली। मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन आपको मुल्क को सामने रखना है, आपको अपनी रियासत को सामने रखना है, आपको मुल्क के मफाद को सामने रखना है, आपको अपनी अगर कोर्स ऑफ डायरेक्शन अगर आपको चेंज करनी पड़ती है और वो इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, तो आपको ये सोचना चाहिए हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ हमारी सफ़र कर रही हैं, आप घरों से गायब हैं, भागे हुए हैं, लोगों की जो है वो अपने इलाके के लोग, आप किसी की गमी खुशी में नहीं जा सकते। कब तक आप जो है वो ये काम करेंगे? लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर लोग सोचें और इसके ऊपर अपनी जो है वो होश के नाखुन लें और ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से इसके ऊपर जो है वो अपनी फ़ैसला साजी जो है वो इसके ऊपर आप अपनी करें। इसके अलावा जो हमारी
आज मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है, लोगों को लगता है ये नई जमात है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो है वो घर में ही मौजूद हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन जिनके साथ हमने 2011 ऑनवर्ड जब वो शामिल हुए थे पार्टी में, हमने उनके साथ काम किया हुआ है, और जहांगीर तरीन के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियतें मौजूद हैं। उनके पास जो है वो विजन भी है, रिफॉर्मिस्ट भी हैं, और बहुत सारे लोग उस हवाले से जी मजाक उड़ाते थे। आप जिन एरियाज़ में उनके बिजनेसेस हैं जहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, आप सिर्फ मीडिया वाले खामोशी से चले जाएं, माइक लेके चले जाएं, और वहाँ के किसान से आप सर्वे कर लें कि जहांगीर तरीन जो है वो कैसा काश्तकार है, या जहांगीर तरीन जो है वो कैसा सनतकार है। आया वो गन्ने के काश्तकार को पूरी पेमेंट देता है? आया वो उसको बीज रिसर्च वाला नया फराहम करता है? आया वो उसको ट्रैक्टर भी फराहम कर रहा है? यानी आया वो उनकी वेलफेयर के लिए भी काम कर रहा है? लोधरा पायलट प्रोजेक्ट क्या है, वहाँ पर जो तालीम के मैदान में काम किया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को रिफॉर्म किया, इसका मतलब एक बंदे के पास एक विजन मौजूद है तो आपने किया। इसी तरह अलीम खान 2011 में खान साहब ने हमें, इमरान खान साहब ने कहा अलीम खान तो बहुत अच्छे हैं, अलीम खान के पास तो बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी भी है, बड़ा अच्छा विजन भी है। 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कल को जो है मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा, कल को कोई और भी बुरा हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, सबको पता है ये रियलिटी, ये दिल की उनकी बातें हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। जो वहाँ अभी लोग बैठे हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि वहाँ मूड स्विंग होते पता नहीं लगा। अगर आपने कोई इख्तलाफ की बात कर दी है तो आपको ये नहीं पता कि फिर आपने 3 महीने या 4 महीने फिर आप ज़मान पार्क जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा जो मैंने आपको कहा कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जो कोई नई जगह है। ओन चौधरी मेरे भाई हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना हमारा जो है वो मेरा ताल्लुक़ है पार्टी के अंदर भी, और मैं तो 2008 से काम कर रहा हूँ, ये 2010 से हमारे साथ थे, चेयरमैन के साथ रहे, इमरान खान के साथ उस वक्त इन्होंने काम किया है। हमारा बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा जो है वो हम इकट्ठे काम करते रहे। तो अगर हम PTI के लिए दिन रात काम कर सकते हैं, मेरे जैसा शख्स जिसने अपने हाथ से बैनर भी लगाए हुए हैं, जिसने अपने हाथ से कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं, पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, अपने हाथ से मेंबरशिप की है, हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप, पोर्टेबल कैंप लेके, ये भट्ट साहब बैठे हैं, बाकी अदनान मलिक साहब बैठे हैं, उल्फत मुगल बैठा है, ये भट्टी है, वासिफ है, काशिफ है, ये सारे लोग जो हैं वो जानते हैं, ये मोहसिन है, ये लियाकत अंसारी साहब हैं, रिजवान असद साहब हैं, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी गाड़ी के ऊपर मेंबरशिप कैंप रख के लेके जाके मेंबरशिप कार्ड भरते होते थे। तो भाई हमने एक पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाया है, उसको खड़ा किया है, तो कोई मसला नहीं, हम IPP के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। बस मकसद क्या है? मकसद तो ये है मुल्क के लिए काम करना है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। यार मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मैं जाकर पहाड़ों में बैठा छुपा रहा हूँ, मैं कोई पाकिस्तान मुखालिफ शहरी नहीं हूँ कि मैं जाके रूह पोष रहा हूँ, मैं कानून का सामना ना करूँ। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी है तो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने करनी है। आप ये नहीं हो सकता कि आप वायलेंस भी करवाएं और फिर आपको जो है वो आपको फूलों के हार भी डाले जाएं, क्योंकि आप वायलेंस कर रहे हैं और आप जो है वो वायलेंस की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान को डिक्टेट करके चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं चल सकता मुल्क। तो ये मेरी आज की जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उसका लुबे लबाब था, और इसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपके पास 2 रास्ते हैं कि आप जो है वो आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें, ठीक है। तो मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ, मैं अपना पैगाम लोगों के पास लेके जा सकता हूँ कि हमारे पास हम 3 साढ़े 3 साल, मैं 2.5 साल MNA रहा, 1 साल में वज़ीर रहा, मेरा पास तो आज भी फैसलाबाद में किराए का घर है। जब मेरे ऊपर सारे मामला थे, मेरा तो किराए का घर भी जो है वो भी खाली हो गया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो कोई
जायदादें पॉलिटिक्स के अंदर आगे नहीं हमने बनाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने तो स्ट्रगल करनी है, हम तो आप लोगों में से ही हैं, तो हम फिर स्ट्रगल करेंगे। और हम मुल्क के लिए जहाँ मुझे ये लगे कि मेरा पर्पस, मैंने ये सोचा मेरा पर्पस क्या है भाई, अगर मैं मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा किसी भी कैपेसिटी में रह गए, पॉलिटिकल कैपेसिटी में भी रह गए, कि मैं अपनी यूथ के लिए भी काम नहीं कर पा रहा, तो फिर कहने का मकसद ये है कि फिर आपके पास मकसद ख़त्म हो जाता है, फिर इसका मतलब है आप अपनी ज़ात के लिए बैठे हुए। तो मैं उन सबको पैगाम दे रहा हूँ कि ये इस चक्कर से बाहर निकलें कि आपको ये लग रहा है कि आपकी पता नहीं लॉयल्टी इन क्वेश्चन आ जाएगी, या आप इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि जी आपको आपका वोट बैंक है तो आपका वोट बैंक जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमें खान साहब ने कहा हुआ है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज होती रहती है। आपको तो पता है ना, आपको अक्सर वो वाक़या सुनाया होगा उन्होंने कि लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में मैं मैच खेलने के लिए उतरा तो पहले लोग लगा रहे थे शेर लाहौर, तो पहली गेंद पे मैं आउट होकर बाहर आ गया, तो उन्होंने फिर मुझे वो मुग़लज़ात सुनाई। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो चेंज होता है। एक वक्त में पीटीआई टांगा पार्टी थी, आज आप आईपीपी का कहें जी आईपीपी के पास सिर्फ जी लीडर ही हैं जी, उनके पास वर्कर नहीं है, तो आज वर्कर भी आ गया, ठीक है, वो वर्कर भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम इसकी मेंबरशिप भी लेके जाएंगे, इसका पैगाम भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इस पैगाम को हम आगे भी लेके जाएंगे और हमारा जो पैगाम है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के बाद। फारूक साहब ये बताइए कि आपके हवाले से अमेरिका से बैठकर कुछ लोगों ने दावा किया कि आपको मार दिया गया है तशद्दुद से, आपका फ्रेश चेहरा, आप जेल लगे बाल और खूबसूरत चेहरा बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से ही कहीं थे शायद। देखें बात ये है कि फिर मैं आपको कहूँगा जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है ना जी, वो कुछ और है। देखें आप लोग वीलॉग करेंगे ना तो आप रियलिटी बेस हैं, क्योंकि आप यहाँ पर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, आप गैर ज़िम्मेदार कोई काम, मुझे आप सब पे पता, आपके चेहरे भी पता जो करते हैं, मुझे ये पता है कि आप गैर ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। कुछ लोग जिनका पाकिस्तान में आना ही नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठ के सिर्फ अपना व्यूअरशिप लेने के लिए वहाँ बैठ के सिर्फ नफ़रत का पैगाम फैलाते हैं। वो नफ़रत का जो पैगाम है उस पैगाम का मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान है जो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं सोशल मीडिया के लोगों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि यार ये जज्बात में आके चीज़ों को आप रीट्वीट या पोस्ट ना करो, आप अपना माइंड अप्लाई करो। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप सोचें, हर पहलू पे सोचें और आप ये भी सोचें कि आज अगर हालात इस तनाज़ुर में पहुँचे हैं तो वो पहुँचे किस वजह से हैं, उसके मुहर्रकात क्या हैं। अच्छा फारूक भाई ये बताइएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप किसी प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस पार्टी का आपने इंतखाब किया कि आपके पास ये ऑप्शन भी था कि किसी दूसरी पार्टी में जा सकते थे, और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या जमान पार्क में सानिया 9 मई की सारी प्लानिंग इमरान खान साहब ने की, क्या इमरान खान साहब ने जलाओ घिराओ और सारी ये जो टारगेटेड पॉइंट्स थे इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया? देखें पहला तो आपका सवाल ये मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि ये मैं किसी नई जगह के ऊपर नहीं गया, ये मेरी अपनी जगह है। जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, जहांगीर तरीन का, अलीम खान का, ओन चौधरी का, ये लोग हमारे अपने लोग हैं, हमने इकट्ठे काम किया हुआ है, इनके साथ किया हुआ है, तो लिहाजा कहीं और जाने का तो जो है वो कोई सवाल जो है वो पैदा नहीं होता था और वहाँ पर मेरा कोई वो कंफर्ट लेवल पे नहीं है। यहाँ पे मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन खुल के दे सकता हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो मेरे ओपिनियन को पहले भी सुनते रहे हैं और उसके ऊपर उसका एहतराम भी करते रहे हैं और अब भी वो करेंगे। वो मेरा एक कंफर्ट जोन मौजूद है। मसलन ये मेरे भाई बैठे हैं, नुमान लंगड़ियाल साहब बैठे हैं, इनसे हमारा एक ताल्लुक़ है, शेख साहब बैठे हैं जहाँ से इनके हमारा ताल्लुक़ है। तो कहने का मकसद है कि ये कोई नई बात नहीं। जहाँ तक रह गई बात 9 मई के हवाले से, उसके ऊपर मैं तफसीलन बात अपनी प्रेस टॉक के अंदर जो है वो आपको बता चुका हूँ। ये फरमाइएगा आप जल्द या बदीर हकीकी पार्टी में या हकीकत में हकीकत पसंदाना पार्टी में आप आ गए हैं, ये फरमाइए जो लोग छुपे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, उनके लिए भी क्या आपकी पार्टी ने कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि एक सेकंड क्या उन लोगों को आप माफ़ी दे दी जाएगी जो भी आ जाएंगे कौमी धारे की पार्टी में आ जाए या इस सियासत में वापस आ जाए? एक सवाल मेरा देखें मैं आपके सामने रखे देता हूँ। मेरे पे केसेस है ना जी, केसेस है, मैंने कोई गलत काम किया, मैं नहीं कहता मेरे केसेस को माफ़ करें। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कानूनी तौर के ऊपर उसका सामना करने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर तो मैंने कोई दहशतगर्दी की है, मैंने कोई हीनियस क्राइम किया है, मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे एक्सेस टू जस्टिस मिलना चाहिए। नहीं आप अच्छा एमएनसी का मुकाबला नहीं सुन लें, नहीं सुन लें, एक मैं आप नहीं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। इसी के साथ साथ जो लोग मैंने आपको कहा छुपे हुए। फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पीटीआई छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है।